हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम BPAG 174 जिस बुक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी ब्लॉक 3 की यूनिट 8 की बात करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, जिसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, थर्ड मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी, फोर्थ डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी, फिफ्थ रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि अगर हमें एक हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है तो उसके लिए हमें सफिशिएंट न्यूट्रिशन और एक अच्छा खाना चाहिए, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें। ठीक है, ये जो हमारा खाना है वो सबकी एक बेसिक नीड है और ये एक बेसिक ह्यूमन राइट भी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी सबसे जो द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज कॉइन्ड बाय, इसकी जो सबसे मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन है वो यूनाइटेड नेशन ने 1987 में दी थी, जिस रिपोर्ट का नाम है अवर कॉमन फ्यूचर। इसमें यही बताया गया है कि जो रिसोर्सेज हमें आज चाहिए वो हमें फ्यूचर के लिए भी चाहिए। ये ग्लोबल नीड है। ठीक है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट की बात करी गई है। सबसे पहले करी गई है कॉन्सेप्ट ऑफ नीड, इन पर्टिकुलर द एसेंशियल नीड ऑफ वर्ल्ड पुअर की, मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी भी नीड्स हैं, मतलब उनको भी सफिशेंट फूड चाहिए जिसमें कि सफिशेंट न्यूट्रिशन हो सके। सेकंड बताया गया है कि हमारे पास हर चीज़ क्या है, लिमिटेड है। हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, हमारे पास खेती भी लिमिटेड होती है, हमारे पास सब कुछ लिमिटेड है। तो हमें ये हर चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैसे हम आज भी उस चीज़ को यूज़ करें और फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। ठीक है, इसमें 3 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। सबसे पहले म्यूचुअलिटी मतलब कि अगर हमारी वजह से इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट की वजह से फिर हम इफ़ेक्ट होंगे। सेकंड इसमें बताया गया है सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एक्नॉलेज दैट ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट मस्ट बी सस्टेनेबल इन द लॉन्ग रन। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं लंबे टाइम तक। फिर इसमें इंटीग्रेशन बताया गया है। इंटीग्रेशन में यही बताया गया है कि हमारा सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरकनेक्शन है। फिर इवोल्यूशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोल्म इन 1972 में, जिसका नाम था स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। इसको बोला जाता है स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये इसमें बताया गया है कि कैसे हम पूरे वर्ल्ड वाइड में अपने इन्वायरमेंट को लेके अवेयरनेस फैला सकते हैं और सबको ये बता सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड बताया गया है कि वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1983, इसमें ब्रुटलैंड जो रिपोर्ट है अवर कॉमन फ्यूचर, उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को सेव करके रख सकते हैं। थर्ड है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, जिसमें बताया गया है कि दिस समिट हैज़ बीन सीन अ माइलस्टोन इन ग्लोबल एनवायरनमेंट गवर्नेंस। इसमें यही बताया गया है कि कैसे हम ग्लोबल लेवल पे अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रख सकते हैं, कैसे हम नई नई स्कीमें ला सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002, इसमें यह बताया गया है कि द वर्ल्ड समिट ऑन Sustainable development is the most recent event to highlight the importance of practical implementation of sustainable development। ये हमारा सबसे रिसेंट का हाईलाइट है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हम अपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रोग्राम्स निकाल सकते हैं और सबको ये बता सकते हैं कि भाई हमारा इन्वायरमेंट बहुत प्रोटेक्ट है, और कुछ एरियाज़ जो हैं अभी तक डेवलप नहीं हुए उसमें भी हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। इसके बाद 8.3 मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, इन 1974 फूड सिक्योरिटी वाज डिफाइंड बाय, 1974 में फूड सिक्योरिटी को डिफ़ाइन करा गया था वर्ल्ड फूड समिट ने। ठीक है, इसमें ये बताया गया था कि सब लोगों को कम से कम इतना फूड
तो मिले जिसमें बेसिक न्यूट्रिशन हो, ठीक है, ये नहीं है कि कोई भूखा रह जाए। फूड सिक्योरिटी हैड बिकम अ मेजर कंसर्न एट अ ग्लोबल लेवल। फूड सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न है जिसमें ये बताया गया है कि सबको एक्सेस, मतलब इतना फूड तो, सफिशेंट फूड तो मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है। फूड इनसिक्योरिटी इज़ द इनवॉलंटरी शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू इकोनॉमिक। फूड इनसिक्योरिटी हमारी कब होती है, जब हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ख़राब होती है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट फूड सप्लाई एट नेशनल लेवल बट ऑल्सो क्रॉनिक प्रॉब्लम। देखो ये हमारी ना एक क्रॉनिक प्रॉब्लम भी है, क्रॉनिक फूड। अब हम क्रॉनिक प्रॉब्लम क्या होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी ये होती है कि जब क्रॉनिक फूड इनसिक्योरिटी होती है जब लोग इतना भी अपनी मिनिमम खाना भी ना खा पाए, मतलब जितना वो लोग खाते हैं उससे मतलब कम भी ना मिले उनको, मतलब उनको खाना ही ना मिले एक तरह से। दिस अकर व्हेन पीपल आर अनेबल टू मीट देयर मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट, जबकि उनको अपना मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट भी उनकी पूरी ना हो। ये किस वजह से होता है, ये कम पैसों की वजह से और पुअर्टी की वजह से ज़्यादा देखा जाता है। ट्रांजेंट्री फूड इनसिक्योरिटी। ट्रांजेंट्री फूड इनसिक्योरिटी हमारी कुछ टाइम की और टेम्परेरी फूड इनसिक्योरिटी है, जो कि जब होती है, जब कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है तो उसमें हम वहाँ तक, मतलब उस एरिया तक हम रिसोर्सेज पहुँचाने में टाइम लगता है, इस वजह से वहाँ पे ट्रांजेंट्री फूड इनसिक्योरिटी की दिक्कत आ जाती है, ठीक है। इसके बाद है सीजनल फूड इनसिक्योरिटी। ये तो हमारी सीज़न पे डिपेंड करती है। अगर रेनफॉल भाई इसमें ज़्यादा नहीं हुआ तो हमारी जो क्रॉप है वो अच्छी नहीं होगी, ये सब, ठीक है। जो हमारा एग्रीकल्चर है वो सारा रेनफॉल पे ही डिपेंड है। 8.4 है डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसमें बताया गया है, इसमें हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे: अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, एक्सेस एंड यूटिलेशन। Food production and availability. Food production is related to the availability of food production system to produce sufficient quantity of food. इसमें ये बताया गया कि हमें इतना तो फूड की, मतलब इतना तो हमें फूड प्रोड्यूस करना ही करना है कि जितना लोगों को कम से कम सफिशेंट फूड मिल सके, ठीक है। हमारा प्रोडक्शन ऑफ फूड एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। फूड अवेलेबिलिटी मीन्स दैट देयर इज़ इनफ क्वांटिटी ऑफ फूड अवेलेबल, और मतलब हमेशा हमारे पास इतना खाना होना चाहिए कि मतलब हम हमेशा अपना खाना खा सकें, मतलब कि हमारे पास इतना खाना होना चाहिए कि भाई हमारा पूरे दिन में हम 2 टाइम खाना खाते हैं तो वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, मतलब सबको खाना मिल सके। एक्सेस टू फूड, कैन पीपल गेट एंड अफोर्ड इट, मतलब कि हमारा खाना जो है वो इतना होना चाहिए कि सब लोग ईज़िली उसको अफोर्ड कर सके और उस खाने में न्यूट्रिशन भी पूरे हों, ठीक है। फूड यूटिलेशन, हाउ डू लोकल कंडीशन बियर ऑन पीपल न्यूट्रिशन अपटेक फ्रॉम फूड। इट इज़ अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ बेसिक न्यूट्री। देखो ये नहीं है कि हम सिर्फ खाना खा रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई उसमें न्यूट्रिशन कितने हैं, प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितने हैं, शुगर कितने हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए कि इसमें सफिशेंट एनर्जी और सफिशेंट न्यूट्रिशन है भी या नहीं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई, कि मतलब एक इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारी जो फूड सप्लाई है वो चलती रहे। ये नहीं है कि भाई आज तो फूड सप्लाई हो रही है कल हो ही नहीं रही, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है, ये अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होती है। जब गेहूं के, चावल के प्राइस बढ़ जाते हैं उसकी वजह से होती है, जब लोगों को क्या होता है, खाना नहीं मिल पाता। 8.5 में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करी गई है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आता है हरी खेती। जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारे वही उन ट्रेडिशनल मेथड्स पे डिपेंड है। इसमें बताया गया है लो प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज ए ह्यूज इम्पैक्ट, मतलब जब भी हमारी जो खेती है वो कम होती है तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है फूड खाने पे, ठीक है। एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट खाने पे ही पड़ता है, लोगों को सफिशेंट फूड नहीं मिल पाता, ठीक है। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड इन द अर्ली 1960,
मतलब हमें अपने खाने की डिमांड को पूरा करने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत आसान होती हैं, जिसको सब लोग अडेप्ट कर सकते हैं बहुत ईज़िली, और इसमें जो केमिकल होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसमें देखो दिस इंक्लूड द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स को इंक्लूड किया गया है, इरिगेशन टेक्नोलॉजी को, और कुछ नए नए बीज भी लाए गए हैं जो खेती में यूज़ होते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, देखो इसमें बताया गया कि फॉर सेंचुरीज द एग्रीकल्चर बेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वेयर बुल्ट अपॉन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल मेथड, मतलब कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो सालों से ट्रेडिशनल मेथड पे ही डिपेंड है, जिसकी वजह से हमने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था कि जो हमारी डिमांड है खाने की वो हम पूरी कर सकें। ठीक है, देखो अ नंबर ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिशन ऑफ द लैंड हैव डिप्लिकेटेड ड्यू टू लार्ज स्केल इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल क्रॉप, मतलब क्या होता है कि अगर हम एक ही क्रॉप उगाते रहेंगे तो क्या होएगा, कुछ टाइम बाद वो ज़मीन ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए हमें मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो खाने की डिमांड है वो भी पूरी हो सके और जो ज़मीन है वो भी ठीक रहे। इसके बाद है डिप्लीशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज़। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ होती हैं वो हमारे लैंड पे डिपेंड होती हैं, मतलब कि ग्रेजिंग, चरने के थ्रू। देखो एज इट इज़ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ लैंड ईदर डायरेक्टली थ्रू ग्रेजिंग, ग्रेजिंग होता है चरना। ठीक है, जैसे गाय चरती हैं ये सब। द ग्लोबल इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड देयर प्रोडक्ट, जो मतलब हमारे जो ग्लोबल लेवल पे है वो लाइफ स्टॉक्स की डिमांड क्या है, उन प्रोडक्ट्स की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि लोगों के पास पैसा भी ज़्यादा बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे गाँव से क्या कर रहे हैं, शहरों की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि डेयरी फार्मिंग ऑल्सो प्रोड्यूस सीरियस प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, डेयरी फार्मिंग की वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है, क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग की वजह से होता है। अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, मतलब हम कुछ भी पॉल्यूशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट पे और हमारे क्लाइमेट पे ही असर डालता है। ठीक है, देखो एक्सट्रीम वेदर विल हैव एडवर्स इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी फूड प्रोडक्शन, अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, अगर हमारा क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो वो हम क्या करेगा, डायरेक्टली फूड प्रोडक्शन पे भी असर डालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, देखो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उस चीज़ को लेके। ठीक है, द चेंज पैटर्न ऑफ रेनफॉल वुड हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, जैसे जैसे हमारा रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है वो हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर भी सबसे ज़्यादा असर डाल रहा है, क्योंकि जब भी हमारी खेती को पानी की ज़रूरत होती है तो जब तो बारिश होती नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह है। इस वजह से हम अपनी फूड की सिक्योरिटी कर पा रहे हैं और ना हम क्या कर पा रहे हैं, अच्छी तरह खेती कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज विल हैव ओवर नेगेटिव इफ़ेक्ट, क्लाइमेट चेंज हमेशा एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है हमारी खेती पे, हमारी प्रोडक्शन सिस्टम पे। अगर आपको इस चैप्टर के मेरे हैंडमेड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर कोई भी डाउट है इस यूनिट को लेके तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।